हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th ICSE के बायोलॉजी सब्जेक्ट के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 1 द सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आपको पहले मैं बता दूं कि ये जो PDF आपको दिख रहा है ये एक पूरे चैप्टर का एक एक्सट्रैक्टिव PDF है, यानी कि जो भी पूरे चैप्टर में था हमने उसको एक एक्सट्रैक्ट करके एक सिंगल PDF में के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। और ये PDF बनाई गई है वेदांतु के द्वारा। तो इस पूरी PDF का क्रेडिट जो है वो वेदांतु को जाता है। तो शुरू करते हैं। तो जो नाम आपको जैसे आपको दिख रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से आपको क्या समझ में आता है? अ सिस्टम दैट सर्कुलेट्स, वो सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है। तो अब बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या सप्लाई करेगा? सर्कुलेशन क्या होगा, किस चीज़ का होगा? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का सप्लाई होता है बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स हर एक बॉडी पार्ट को जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के बाहर भी तो आती है ना, तो उसका सप्लाई किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है। तो बेसिकली सप्लाई का जो सिस्टम होता है सर्कुलेशन का, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो बेसिकली इस सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट आता है और हमारी ब्लड वेजल्स यानी कि खून की नलियाँ आती हैं। हार्ट और खून की नलियाँ। अब ये जो खून की नलियाँ हैं ये भी 3 तरह की होती हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी समझ लीजिए हार्ट एंड द ब्लड वेजल्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम काम क्या करता है, क्या सप्लाई करता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फूड एंड ऑक्सीजन, फूड से मतलब इसका न्यूट्रिएंट्स है, और ऑक्सीजन विच आर नीडेड टू सर्वाइवल के लिए हमें ज़रूरी होती है हमारे सेल्स को। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, और जितने भी अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिन है और जितने भी अलग अलग तरह के वेस्ट हैं बॉडी के, उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम भी यही सेल करता है, मतलब यही सिस्टम करता है। तो अब मान लीजिए हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, तो उसको ले जाने का काम उस सेल से ये हमारा ब्लड वेजल्स करेंगे, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब आते हैं बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना ये। तो सर्कुलेट इसमें 2 तरह के फ्लूइड्स आते हैं, फ्लूइड यानी कि लिक्विड्स। एक होता है हमारा ब्लड और दूसरा होता है हमारा लिम्फ। ये 2 फ्लूइड्स होते हैं, यही हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसके बाद जो ब्लड क्या होता है, अब मैंने आपको बताया कि ब्लड वेजल्स हैं, तो उससे पता चल रहा होगा ब्लड वेजल्स में तो ब्लड होता है ना। तो ब्लड होता क्या है? तो ब्लड बेसिकली एक सेल्स का ग्रुप यानी कि एक टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि रेड कलर में होता है। इसका रंग रेड होता है, आपको पता है। इसका टेस्ट है, अगर टेस्ट करेंगे वैसे होता है टेस्ट इसका सॉल्टी है, नमकीन। और pH वैल्यू इसकी 7.4 है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद कर लीजिए। ब्लड की pH वैल्यू 7.4 होती है। टोटल क्वांटिटी एक ह्यूमन बॉडी में 4 से 6 लीटर आपको ब्लड मिल जाएगा एक एडल्ट ह्यूमन फिट बॉडी में। और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स से इसका मतलब है जितने भी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब जो है इनका ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको कहते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन, और ये बना होता है आयरन से। ये याद कर लीजिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स को उसका रेड कलर देता है, और ये हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन से, इससे आयरन से। समझ में आ गया? तो अब हमने ओवरव्यू एक ले लिया चैप्टर का। अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के क्या फंक्शन हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें आता है कि ब्लड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो हमारा फूड ट्रैक है जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह से जो डाइजेस्टिव फूड है यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट है जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो हर सेल तक पहुंचाने का जो काम करता है वो हमारा ब्लड करता है, और ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अब ऑक्सीजन दी सेल्स को, अब ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी ले जाने का काम करता है। यानी कि एक तरफ से वो ले जा रहा है ऑक्सीजन और दूसरी तरफ से वो वापस लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, यानी कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जैसे कि यूरिन वगैरह है और जितने भी हार्मफुल जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस हैं जो कि
बनते हैं हमारी बॉडीज़ में, उनको भी ट्रांसपोर्टेशन का काम यही करता है। किडनी वगैरह, लिवर तक यही हमारा ले जाता है। समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है, जो हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपने क्लास 8th में ही पढ़ा होगा। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को बनाते हैं, उनको अपने बॉडी पार्ट तक, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने कोई हार्मोन बनाया एक किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जाने के लिए, तो जो हार्मोन है उसको कैरी भी यही ब्लड सेल्स करेंगे। यही ब्लड में मिल करके वो हार्मोन जाएगा पर्टिकुलर टारगेट साइट, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास। उसके बाद ये जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर आप देखते हैं मेंटेन है, ये इन्हीं ब्लड की वजह से मेंटेन होता है। आप देखते होंगे जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि बॉडी ठंडी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में जो ब्लड का चेन है, सप्लाई जो हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड का, वो रुक जाता है। और मैमल ब्लड जो होता है वो गर्म होता है, दे आर वार्म। मैमल ब्लड इज़ वार्म। तो जब ब्लड की सप्लाई रुक गई तो पूरी बॉडी ठंडी हो गई। समझ गए। उसके बाद हमें डिसीज़ेस से बचाता है। अब जैसे हमने आपको बताया कि ब्लड में RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरह ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जिनको हम लोग WBC कहते हैं। इनको हम कह सकते हैं पूरी बॉडी की पुलिस है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई बीमारी अंदर आना चाहेगी तो यही WBC डिफेंस करते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लड जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है। ब्लड भी तो किसी चीज़ से बना है। तो ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा से, प्लाज्मा एक फ्लूइड है, एक लिक्विड सब्सटेंस है, RBC से, जिनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनसे, और वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC, साथ ही साथ प्लेटलेट्स। तो ये 4 चीज़ें हैं जो एक ब्लड को बनाती हैं। एक होता है प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो अभी इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया, प्लाज्मा जो है वो एक लिक्विड है। उस लिक्विड में आपका 90% वो लिक्विड पानी है, वाटर है, 8% वो लिक्विड प्रोटीन से बना हुआ है, और 2% दूसरे अलग अलग सब्सटेंसेस से बना हुआ है। समझ गए होंगे प्रोटीन किससे बनता है, मतलब प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और ब्लड किन किन चीज़ों से बनता है। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। हम लोग एक एक ब्लड के कंपोनेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रेड ब्लड सेल, RBC। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स ये कलरलेस स्पॉन्जी सी बॉडी होती है। आप जो कह सकते हैं जो डोनट होता है, डोनट की तरह दिखती है ये, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन इसके अंदर जो एक रेड पिगमेंट होता है, इसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यही हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरी करती है, और ये आयरन से बना होता है। ये बात याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन RBC के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर, और हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन ट्रैवल करती है बस। और यही अब ऑक्सीजन ये देता है और कार्बन डाइऑक्साइड यही सोख लेता है। आगे समझ में। इसका मैंने शेप आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद आते हैं कि रेड ब्लड सेल जो होता है बहुत ही स्मूथ और फ्लेक्सिबल सा उसका शेप होता है। तो कभी वो जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें ब्लॉकेज नहीं आती इसकी वजह से। अगर ब्लड वेसल थोड़े नैरो है तो ये स्पॉन्जी है और फ्लेक्सिबल है, तो ये छोटा हो जाता है। तो रेयरली ऐसा होता है, बहुत कम केसेस में, कि ब्लॉकेज हुई हो। उसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनते कहाँ पर हैं, तो बेसिकली ये जो बोन की मैरोज होती हैं वहाँ पर बनते हैं। कौन से मैरोज में? ब्रेस्ट बोन यानी कि चेस्ट बोन जो होती है छाती के हिस्से, रिब्स में बनते हैं, पेल्विस में बनते हैं, और वर्टिबल कॉलम्स में। कौन बनाता है इनको? स्टेम सेल्स। ये बात याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल को बनाने वाले कौन से सेल होते हैं? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स RBCs को बनाते हैं इन जगहों पर। समझ आ गया? ठीक है। अब हमारी बॉडी में हर सेकंड लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ RBC बन रहे हैं। 20 मिलियन, 2 करोड़ RBC पर सेकंड। और एक ब्लड सेल RBC की लाइफ कितनी होती है? 100 से 120 दिन। तो लाइफ 100 to 120 डेज़ की होती है RBCs की। अब 100 से 120 दिन होने के बाद इनका क्या होगा? तो ऐसे में केसेस में क्या होता है, ये लोग लिवर में चले जाते हैं। अपनी एज पूरे होने के बाद ये लोग लिवर में जाते हैं, जहाँ पर कप्फर सेल्स इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। या तो ये लिवर में जाके डिस्ट्रॉय होंगे, या तो ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होंगे। तो ये 2 एरिया हैं जहाँ पे WBC जो RBCs जो हैं, रेड ब्लड सेल, डिस्ट्रॉय होते हैं। और कौन करता है इनको डिस्ट्रॉय? कप्फर सेल। समझ में आ गया?
अब आते हैं हम लोग अपने WBC की तरफ, वाइट ब्लड सेल्स। इनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनके अंदर एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है और ये जो है इनकी जो क्वांटिटी है वो 5000 से 9000 mm³ होती है एक ह्यूमन ब्लड में। तो अब हमें ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो आप कह सकते हैं कि पुलिस हैं। वो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स अटैक करते हैं हमारी बॉडी में, उनसे रेजिस्टेंस यही WBC हमें देते हैं, उनसे फाइट बैक यही WBC करते हैं आसान भाषा में। अब ये बनते कहाँ पे हैं? या तो ये बोन मैरो में बनेंगे या तो ये लिम्फोइड टिश्यू बनाएगा इसको, या तो बोन मैरो बनाएगा, बोन मैरो में बनेंगे सेल, या तो ये लिम्फोइड टिश्यू बनाएगा। अब लिम्फोइड टिश्यू एग्जांपल ये लिम्फ नोड्स और स्प्लीन एक्सेट्रा हैं लिम्फोइड टिश्यूज़ में। तो समझ में आ गया कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। अब देखिए WBC अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा हो गई है, यानी कह सकते हैं पर्सन A है उसके अंदर WBC ज़्यादा हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को ल्यूकमिया हुआ है, अगर उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC ज़्यादा है तो द पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम ल्यूकमिया। और अगर यही चीज़ कम हो गई है, WBC उस पर्सन के अंदर कम हो गई है, तो कह सकते हैं उसको हुआ है ल्यूकोपेनिया। ज़्यादा हुई तो ल्यूकेमिया और कम हुई तो ल्यूकोपेनिया। अब जो WBC हैं इनको अच्छे से स्टडी करने के लिए हमने इनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है, आप इस चार्ट को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ये देखिए ये 5 नाम दिए हुए हैं और चार्ट आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत देख लेना आपको बेहतर रहेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम होते हैं, बॉडी के डिफेंस में काम करते हैं। ये क्या करते हैं डिफेंस के लिए? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अभी कोविड चल रहा है तो आपने एंटीबॉडीज़ का बहुत नाम सुना है, तो एंटीबॉडीज़ ये WBC ही बनाते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? ये या तो उस जर्म्स को या जो भी बैक्टीरिया बॉडी में अटैक कर रहा है, बीमारी फैला रहा है, उसको मार देंगी, ख़त्म कर देंगी, या तो उनके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देंगी। यानी कि अगर वो 5 चीज़ें -5 5 नेगेटिव चीज़ें कर रहा है तो ये लोग 5 पॉजिटिव चीज़ें करके उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं और जर्म प्रेजेंट तो होता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। और ऐसा नहीं तो ये वो उसे मार देते हैं, सिंपल से, या तो मारेंगे या तो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर देंगे। समझ में आ गया आपको? क्योंकि जब हमारे बॉडी में जर्म्स आते हैं तो वो टॉक्सिन्स या पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और यही जो लिम्फोसाइट्स है यानी कि WBC है, यही इसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके। अब हमें समझ में आ गया। अब हम आने वाले हैं हमारे तीसरे कंपोनेंट के ऊपर जो कि है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। हमने बाकी दोनों के WBC RBC के नाम बताए, प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखिएगा, प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, और ये ब्लड के अंदर ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं, कंपोनेंट है ब्लड के। समझ में आ गया? ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। और इनको प्रोड्यूस कौन करता है? मेगा कैरियोसाइट्स। कौन प्रोड्यूस करता है? मेगा कैरियोसाइट्स सेल होते हैं जो कि प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये सेल बहुत बड़े होते हैं, दे आर जाइंट सेल। मेगा कैरियोसाइट्स मतलब जाइंट सेल। आपको मेगा से समझ में आ गया होगा। अब इनका काम क्या होता है प्लेटलेट्स का? अब देखे होंगे आपके बॉडी में कभी कट लग गया, थोड़ी सी चोट लग गई तो खून निकलने लगता है, लेकिन आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा वो खून थोड़ी देर बाद निकलना बंद हो जाता है। क्यों निकलना बंद हो जाता है? क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं ये छोटे बहुत महीन ऐसे नेट लगा देते हैं जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्लॉटिंग करके हमारा खून बहना बंद कर देते हैं और हमारा खून जो है वो बचा लेते हैं। यही काम होता है प्लेटलेट्स का। इसके बाद हम आते हैं ब्लड ग्रुप्स पर। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि ब्लड जो है वो भी उसके ग्रुप्स हो सकते हैं, वो केमिकली अलग अलग हो सकता है। ब्लड्स को हम लोग दो चीज़ों के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, एक एंटीजन और एक है एग्लूटिनोजेंस। तो ये दो आप उनके बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं ब्लड को। अब क्या है, अगर देखें हम लोग AB प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और RBC हेल्प्स इट्स इन ऑल्सो एन कॉर्पसल फैक्टर। तो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं और एग्लूटिनस होते हैं वो बेसिकली प्लाज्मा पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग इनको प्लाज्मा फैक्टर भी कहते हैं।
अब ब्लड को हमने बताया कि ब्लड ग्रुपिंग हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग बेसिकली ABO और RH फैक्टर, इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पर हम लोग ब्लड के ग्रुप डिसाइड करते हैं। अगर हम लोग ABO फैक्टर लेके चलें तो ब्लड जो होगा वो हमारा 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। समझ में आ गया? ABO फैक्टर पर ब्लड को हम इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब जब पर्सन जो है वो ब्लड लूज़ कर देता है, चोट निकल गई, खून बह गया, तो हम लोग देखते हैं कहते हैं तो खून चढ़ा दो। तो वो जो खून चढ़ाने का प्रोसेस है उसको कहते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या कहते हैं उसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई बंदा ब्लड डोनेट करके दूसरे बॉडी में चढ़ाया जा रहा है तो उस बंदे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उसकी बॉडी में ब्लड डाला जा रहा है। और ये ब्लड जो दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप और जो ब्लड ले रहा है उसका ब्लड ग्रुप हमेशा सेम होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप हमेशा सेम होना चाहिए। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट में बताया गया है कि कौन किस ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर जनरल नॉलेज एग्जाम पर्पज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब द O टाइप ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। O को हम लोग यूनिवर्सल डोनर भी इसीलिए कहते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी को खून दे रहे हैं, आप किसी को भी खून दे सकते हैं क्योंकि आप यूनिवर्सल डोनर हैं। O ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी खून दे सकते हैं, और जिसका ब्लड ग्रुप O है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है सिर्फ AB, तो आप किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकते हैं। मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है, आपको चोट लगी है, ब्लड की ज़रूरत है, तो आपको A वाला भी दे सकता है, B वाला भी दे सकता है, O वाला भी दे सकता है, आपको हर कोई ब्लड दे सकता है। इसीलिए AB ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, O वालों को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और AB वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत आसान है। अब ब्लड टाइप एंटीजन के आधार पर प्रोटीन जो होते हैं वो भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीजन क्या है? RH फैक्टर है। जिन लोगों के पास जो RH फैक्टर पॉजिटिव होता है, जिनके प्लाज्मा में पॉजिटिव RH फैक्टर होता है, उनको हम लोग कहते हैं उनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। जैसे A है, उनका ABO फैक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ABO फैक्टर और RH फैक्टर के ज़रिए हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपका A है ABO फैक्टर और साथ ही साथ पॉजिटिव RH फैक्टर है तो आपका A पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका A पॉजिटिव है तो आप A नेगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकते, B पॉजिटिव है तो B नेगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ABO फैक्टर सेम है लेकिन RH फैक्टर डिफरेंट है। अब समझ में आ गया क्या है ये ब्लड ग्रुप का सिस्टम अच्छे से। अब अगर चाइल्ड का RH फैक्टर पॉजिटिव है तो मदर का RH फैक्टर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये बहुत दिक्कत करता है। RH फैक्टर कैन कॉज ट्रबल फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो द चाइल्ड इज़ RH पॉजिटिव एंड द मदर इज़ RH नेगेटिव। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मदर का और चाइल्ड का RH फैक्टर डिफरेंट है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ये था आज के इस पार्ट में, पार्ट 1 था ये, इसी का एक पार्ट 2 आएगा, वो फाइनल पार्ट होगा इस चैप्टर का। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट्स में, जो भी आपको मेथड लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।